जमीन जो है चाचा क्या किए, बिना बंटवारा किए बेच दिए। तो क्या करना चाहिए आपको? अगर ऐसा बिना बंटवारा किए चाचा आप जो आपके हैं वो आपके हिस्से की जमीन को बेच देते हैं, मतलब आपका भी शेयर था, आपका भी अधिकार था, लेकिन चाचा जो है ठीक है वो अपना मनमानी करना जिसको बोलते हैं वो कर लेते हैं, क्या करेंगे आप? क्या उनका आप कुछ बिगाड़ लेंगे? क्या है कानून? देखें, एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा कानून ये कहता है कि हिस्सेदार की जमीन आप बेच ही नहीं सकते हैं। अगर बेचते हैं तो आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं, आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। यानी आप पर जो है अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जाए तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। सवाल अक्सर हमारे चाचा जमीन बेच दिए बिना बंटवारा किए, क्या करना चाहिए? और एक घर हमारा था वो जो कि दादी के नाम पे था, वो भी अपने बीबी के नाम करवा लिए। दादी से कृपया बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें विलंब करने की जरूरत नहीं है। अभी एक दो केस होता है कि दादी जो है, दादी की वर्तमान में वो है या नहीं है। खास करके अगर नहीं है तो मैं उसके लिए पहले बताता हूं कि दादी अगर जीवित नहीं है तो अब तो दादी का क्या सिचुएशन रहा, कैसे रहा, नहीं रहा, आप जो है एक तरह से उसके ऊपर आरोप लगाएंगे कि दादी जो है वो बीमार अवस्था में थी और जो है वो एक तरह से जमीन जो है गलती से, उनको उतनी जानकारी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको जानकारी नहीं थी क्या हो रहा है, और मैं वहां पर मौजूद नहीं था, मैं कहीं बाहर था और मेरे अनुपस्थिति में मेरी माँ से जो है मेरा भाई ने अपनी पत्नी के नाम जमीन लिखवा लिया। तो ये जो है पूरा घर है ना, वो पूरा पारिवारिक घर है, पैतृक घर है, उसमें सबों का अधिकार है। उस माँ को भी पूरी घर लिखने का अधिकार नहीं है। वो घर जो है माँ का अर्जित तो अगर होता तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा अगर माँ का वो अर्जित नहीं है, माँ ने खुद नहीं खरीदा है, माँ ने अपने पैसे से नहीं खरीदा है, तो अधिकार तो उनको भी नहीं है उस घर को लिखने का। कहां से अधिकार आया? उनकी संपत्ति वो कैसे हो गई? ये तो अगर आप हैं तो आपके पूर्वज की भी जमीन है और जो दूसरे भाई हैं उनके पूर्वज की भी जमीन है। तो यहां पर जो है अगर ऐसा समस्या है तो सबसे पहले वो जो लिखवा लिया गया है उसके लिए आपको केस फाइल करनी होगी। साथ में जो जमीन है जो बेच दिया गया है आपके हिस्से की जमीन जिसमें आपका हिस्सा होना चाहिए, उसके लिए भी केस फाइल करनी होगी। सभी जमीन का एक रिपोर्ट तैयार कर लें, आपका कितना होना चाहिए, उनका कितना होना चाहिए, उनके द्वारा क्या बेचा गया, उसका एक रिपोर्ट खुद बनाएंगे, तब तो वकील को बताएंगे, नहीं तो वो उनसे करवाएंगे तो फिर आपको पैसा भी तो खर्च होगा। तो बहुत काम तो आप खुद कर ले ताकि उनको भी सहूलियत हो। ठीक है, ये तो आप खुद कर सकते हैं, आपकी जमीन है, आपको पता है कौन बेचा गया कौन नहीं बेचा गया, आपको प्लॉट का नंबर पता है, आपको जमीन कहां पे है वो आपको पता है, सारा विवरण लिखित रूप से तैयार कर लें, तब केस फाइल करें। आपकी जमीन आपको वापस मिलेगी। आपका मकान जो है वो बीबी के नाम करवा भी लिया तो क्या होगा, है ना, आपका जो मकान है वो आपको वापस मिलेगा। और इस तरह का कार्य करने के लिए उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है, कि इसलिए कि जालसाजी करना, धोखा करना, फ्रॉड करना, अपने परिवार के सदस्य के साथ फ्रॉड करना, ये जुर्म है। तो ये बात आप स्पष्ट तरीके से समझ लें। अगर ऐसा किया गया है तो अगर आप कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे तब ये जो है आपका संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिलेगी। अब है कि दादी जो है वर्तमान में भी है ही, दादी तो है ही, तो दादी हैं, दादी आपके खिलाफ, दादी का अर्जित संपत्ति है। मैं आपको बता दूं दादी का अर्जित संपत्ति है, तब जाके दादी जो है बयान दे देती है नहीं ये जो है हम अपनी स्वेच्छा से किए, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है, दादी जीवित हो या दादी की मृत्यु हो चुकी हो, आपका जितना कानूनी अधिकार बनता है वो आपको कानून जरूर देगा। यानी मकान जो है कोई लिखवा लिया है तो ऐसा ये मत सोचिए कि मकान पूरा उसका हो जाएगा, इसलिए कि पैतृक है, पूर्वज की है, आपका भी अधिकार है। तो इसलिए आपको
ये सारा दस्तावेज तैयार करने के बाद जो है आप अपने नज़दीकी सिविल कोर्ट में जाएंगे। सिविल कोर्ट में कोई सिविल लॉयर आप पता कर लेंगे कि आपका जो क्षेत्र है, आपका जो एरिया है, इसलिए कि बहुत सारे मामले ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट लेकर चले जाएंगे। आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, जो सिविल के मामले हैं वहाँ पर जो है आप सिविल सूट फाइल करेंगे। आपके जो भाई हैं जिनके नाम से ज़मीन हुआ है, भाई के बीवी, उनको भी नोटिस जाएगा। आपके जो भाई हैं जो कि ज़मीन बेच रहे हैं, उनको भी नोटिस जाएगा। उनको जवाब देना पड़ेगा। थोड़ा प्रक्रिया चलने में तो प्रोसेस होता ही है, थोड़ा समय भी लगता ही है, लेकिन आपकी ज़मीन आपको वापस मिलेगी। अब सवाल है कि किसका होगा कानूनी अधिकार, जिसके पास केवाला है या खतियान। मेरे दादाजी के नाम से आरएस खतियान है, रेंट रिसिप्ट भी है 1958 से 1974 तक का पोजीशन के साथ। अपोजिट पार्टी 1945 का केवाला के आधार पर एसएचओ जो सेटलमेंट ऑफिसर द्वारा जो है एक्स पार्टी डिग्री के बेस पर जमीन पर 1974 में जमाबंदी बनाकर आज तक रसीद कटा रहा है। मैं जमाबंदी कैंसिलेशन केस एडीएम कोर्ट में किया हूं। खतियान रसीद और जो है यहाँ पर PLJR 1974 में ये लिखा है कि एसएचओ द्वारा डिग्री को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस बेस पर जो है यहाँ पर अपोजिट का जमाबंदी जायज नहीं है। अपोजिट का एडवोकेट का कहना था कि यहाँ पर जो है PLJR में ये वर्णन भी है कि लंबे समय से कायम जमाबंदी कैंसिल नहीं हो सकता। केवट जमीन थी, खतियान पोजीशन के बेस पर बना था, केवाला के बेस पर सर्वे नहीं हुआ था। प्लीज बताएं कि इस केस में किसके फेवर में जजमेंट मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मामला जो है वो इस प्रकार से है कि एक को 1945 का केवाला है। केवाला लिखने वाला कौन है, सबसे बड़ी बात यह है केवाला जो है वो लिखने वाला कौन है, क्या वो वैलिड व्यक्ति है, क्या ये केवाला अभी भी इसका नकल निकाला जा सकता है। आप खुद निकाल कर देख लें, क्या ये दस्तावेज सही में मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो केवाला है इसका आज तक म्यूटेशन नहीं करवाया गया और कुछ समय बाद जो है इसका बहुत लंबे समय बाद जो है म्यूटेशन कराने का वजह। और रही बात कि उस व्यक्ति का वर्तमान में अभी तक भी कब्जा है या नहीं है, कब्जा नहीं है। जमीन जो है वो किस्म क्या था, कहने का मतलब है जमीन का प्रकार समझ सकते हैं। क्या उस प्रकार की जमीन को बेचना लीगल था या नहीं था, तमाम जो मामले हैं उसको देखने, उसकी जानकारी आप लीजिए, ठीक है। यानी केवाला का नकल जो है वो निकलता है या नहीं निकलता, खुद निकाल के वो नकल देखें कि सही में निकलता है। दूसरा, केवाला लिखने वाला को वो लिखने का अधिकार था या नहीं था। उसके बाद कब्जा किसका है, जमीन जो है उस जिस प्रकार की जमीन थी क्या उसको बेचा जा सकता था, क्या यह बेचने का अधिकार किसी व्यक्ति को था। अगर ये तमाम चीजें जो है एक तरह से देखने के बाद ये बात अगर लगेगा कि किसी में अगर कोई डिफॉल्ट है तो इसमें जिसका कब्जा है, तो कब्जा के आधार पर जिसका खतियान बना है वही उसी को पोजीशन जो है कानूनी तौर पर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसी तरह का विवाद है, लेकिन किसी का केवाला वैलिड है, लिखने वाला वैलिड है, उसके बाद जो है यहाँ पर जमीन का प्रकार वैसा है कि वो बेच सकता है। तो कहीं ना कहीं देखें, एक सेल डीड जो है, कोई जमीन को बेच भी दिया गया, किसी के पास उसका राइट था तब बेचा गया, तो तमाम तथ्य को देखने के बाद जब मामला अगर देखा जाएगा तो उसी को टाइटल बना दिया जाएगा कि जिसका पहले से जिसके पास डॉक्यूमेंट का प्रूफ है, ठीक है, उसके नाम सर्वे नहीं हुआ, सर्वे दूसरे के नाम हो गया, खतियान दूसरे के नाम से चला गया, अपोजिशन दूसरे के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट में एक जो वैलिड तथ्य देखा जाएगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये सब कुछ सही रहने के बाद, ठीक है। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति डिफॉल्ट है तो उसको उसके पक्ष में कभी भी जजमेंट उसके फेवर में नहीं होने वाला है। अब सवाल है पार्टीशन सूट में कितना समय लग सकता है। तो कह रहे हैं क्या हुजूर, मेरे प्रश्न का आपके पास
आपके पास नहीं है क्या? कितना बार कमेंट कर चुके हैं। देखें यहाँ पर जो है, यहाँ पर लक्ष्मण कुमार जी, आज आपका कमेंट आ चुका है और मैं जो है, मेरा प्रयास रहता है जितने भी लोग हैं सभी के जो समस्या है उनका समस्या हल किया जाए। अगर किन्हीं का समस्या जो है काफ़ी जटिल होता है, उस टॉपिक पर जो है, स्पेशल टॉपिक पर हम वीडियो भी लाते हैं। तो पार्टीशन सूट ये पूछ रहे हैं कि कितना समय लग सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जमीन का जो बंटवारा का केस है, जिसको पार्टीशन सूट कह सकते हैं, है ना, बट यहाँ पर बंटवारा का केस है, तो इसमें आपकी जितनी जमीन पूर्वज की जमीन है, अगर उसमें कोई उलझन भी है, जैसे कोई बहुत सारे टुकड़े को बिना पूछे, बिना जाने, बिना समझे बेच दिया है, तो इस तरह का समस्या है, तो ये जो बंटवारा का केस है, अगर समस्या यहां पर क्या आ रहा है कि बंटवारे के केस में समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि बहुत सारे जो एक तरह से सदस्य हैं वो अपने हिस्से की जमीन को बेच रहे हैं, बिना पूछे बेच रहे हैं, बेवजह बेच रहे हैं। तो तमाम का रिपोर्ट तो देना होगा, तो सभी को देखना, सभी को वेरीफाई करना। तो मतलब कहने का मतलब साफ साफ यही है, जितना आपके जमीन में उलझन बना होगा उतना समय लगेगा। फिर भी मैं मिनिमम एक बता दूं कि कम से कम अगर देखा जाए जो सिविल का हर जगह का सिचुएशन है, वो आपका मैक्सिमम जो है वो 3 साल 4 साल जो है वो सफिशिएंट अब जो है फैसला हो जाता है, अगर कितना भी उलझन भी हो तो। अब वैसे लोग कहेंगे कि बहुत लंबा समय चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं वहां पर गलती किनकी होती है। गलती केस करने वाले केस करके कुछ दिन जो है उनके पास एनर्जी होती है, केस का पहल करते हैं, उसके बाद जाते भी नहीं, फाइल उनका कहाँ है नहीं है, उनको उस डेट पर कोई लेना देना, और सामना वाला जिस पर केस किए हैं वो भी आना बंद कर देता है। तो उस तरह फिर कुछ दिन कुछ साल बीत जाएगा, तो कुछ समय के बाद जाके अपने वकील साहब से मिलेंगे, क्या हो रहा है वकील साहब। तो सीधी सी बात है, अपनी केस को आप खुद से एक्टिव रखना आपको जो है आपकी जरूरत ही नहीं है, तो आप जा ही नहीं रहे। बहुत सारे केस हैं, इसलिए आपका केस पेंडिंग में चला जाता है। तो पेंडिंग में जाने की वजह खुद आप होते हैं। आप अपना केस को जो है एक तरह से एक्टिव रखें तो आपका फैसला जल्द से जल्द होगा। सवाल है कि यहाँ पर कि पुराना रास्ता बंद होकर नया रास्ता जो बन जाता है, तो पुराना जमीन का क्या होगा। खास करके ये अगर सरकारी जो रास्ता है, कर हमारे जमीन पर सामने पुराना हाईवे का रास्ता था, अब वो रास्ता बंद कर दिया गया, नया हाईवे जो है बन गया है, तो हमारे जमीन पर जो है यहाँ पर अगर बात करें तो क्या होगा। देखें, जब एनएच बनाया गया हुआ, हाईवे बनाया होगा, तो आपका जमीन तो अधिग्रहण करके सरकार के द्वारा ये इसका मुआवजा आपको सरकार के द्वारा तो प्राप्त हो गया होगा, या आपके जो पूर्वज होंगे, जो भी होंगे, पिता होंगे, दादा होंगे, उनको तो ये मिल गया होगा। तो अब ये जमीन मान लेते हैं ठीक से, ये जमीन पर अब रोड नहीं है, खत्म हो चुका है, दूसरा हाईवे निकल चुका है, तो फिर भी ये रास्ता जो है, ये जमीन तो सरकारी जमीन है। अब ठीक है, आप मान लेते हैं कि अब इसमें आप अपना जमीन को अगर ढूंढेंगे तो ये जमीन सरकार, तो ये सरकार के ऊपर है, सरकार अभी आपको जमीन ये वापस करती है या नहीं करती है। ठीक है, अगर रास्ता अगर बंद भी कर देती है सरकार, तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये बंद करना चाहती है या उससे कोई कनेक्टिंग रोड जो है वो निकालना चाहती है, तो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। सवाल है कि जमीन रजिस्ट्री में सुधार कैसे करें यदि विक्रेता मर गया है। तो 30-40 साल पहले रजिस्ट्री हुआ था, लेकिन उसमें रकबा और चौहद्दी में गलत लिखा हुआ है, विक्रेता मर गया और वो एक तरह से निर्बंध हो गया, तो सुधार कैसे करें। उस प्लॉट में पड़ोसी जमीन मालिक से केस चल रहा है। देखें, ये 40 साल होता क्या है कि 40 साल पहले का मामला है। अब ये देखें, इस जमीन में जो चौहद्दी है, ठीक है, अगर ये गलत हो जाए, ये बात को आप समझें कि जमीन का पोजीशन गलत हो गया और जमीन कितना लिखा गया, वो रकबा गलत हो गया। अच्छा, ये रकबा जो है ये इसको एक तरह से शब्द में भी लिखा जाता है, इसको नंबर में भी लिखा जाता है, यानी उसको ऐसा बार बार रिपीट भी किया जाता है दस्तावेज में। तो ये बार बार अगर ये त्रुटि हो चुकी है तो ये कोई नहीं मानेगा। कोर्ट में भी आप जाएंगे तो आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है, आप हम कब जमीन को कब्जे में रखे हुए हैं, अधिक जमीन को, और अब हम सुधार करवाएंगे, अपना रजिस्ट्री के हिसाब से दावा करेंगे
और जबकि जो विक्रेता वो उसका कोई वंश ही नहीं है, तो वंश नहीं है, और विक्रेता का तो जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो उनके भाई हैं, भतीजे हैं, वो उनका उत्तराधिकारी होंगे, इसलिए कि वो सेकंड क्लास जो है उत्तराधिकारी कहलाएंगे। या विक्रेता की अगर मान लेते कोई पत्नी है तो वो जो टाइप फर्स्ट में वो उत्तराधिकारी होगी। अगर वो नहीं, वो जीवित है तो, बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनकी पत्नी है तो पत्नी के ऊपर आप अपना दावा कर सकते हैं, पत्नी से बात कर सकते हैं, पत्नी से वो जो जमीन है जो जिसका आप सुधार करवाना चाहते हैं उस जमीन का फिर से आप जो है एक तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आप करवा सकते हैं। जितना जमीन आपका मान लेते हैं कि छूट गया है, जितना रकबा कम हो गया, तो उसका सुधार, अगर उनकी पत्नी भी नहीं है, ना बच्चे हैं, ना ये परिवार के सदस्य हैं, तब तो अब तो जो सेकेंड उत्तराधिकारी है उन पे आपका दावा होगा। अब यहाँ पर दावा सटीक है कि नहीं है आपका, इसलिए कि रकबा कितना, एक बार होता है कि मिस्टेक हो गया, और बार बार अगर मिस्टेक हो गया, चौहदी में मिस्टेक है, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ साफ जाहिर होता है कि रकबा उतना ही लिखा गया होगा, है ना। इसलिए कि आपके पास भी ठोस दलील होंगे, तभी आपका जो बात को कानून एक्सेप्ट करेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।